अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है प्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है टैक्स कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, कंप्लायंस का मतलब ये है, क्या है? द एक्ट ऑफ ओबेइंग एन ऑर्डर, रूल और रिक्वेस्ट। ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो, रूल हो, रिक्वेस्ट हो, उसको ओबे करना, उसको मानना। तो अगर हम ये बोलें टैक्स कंप्लायंस, तो इसका मतलब है इज़ द डिग्री टू विच अ टैक्स पेयर्स कंप्लाइज और डजंट कंप्लाई विद द टैक्स रूल्स ऑफ देयर कंट्री। तो टैक्स कंप्लायंस का मतलब है वो डिग्री जिस पे वो क्या है, टैक्स पेयर्स फॉलो करते हैं, अमल करते हैं, असूल के मुताबिक या नहीं करते उन टैक्स रूल से जो कि उनकी कंट्री के होते हैं। तो ये उन टैक्स कंप्लायंस की बात कर रहा है। तो ये सारे का सारा एडिटोरियल जो है ये टैक्स कंप्लायंस से रिलेटेड है। इस एडिटोरियल में आज जो कि एडिटोरियल छोटा था तो हमने कुछ ज़्यादा ही ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। द पीटीआई गवर्नमेंट्स डिसीजन कह रहे हैं, जो पीटीआई गवर्नमेंट का फैसला है ना, किस चीज़ का? टू नॉट एक्सटेंड फर्दर, के मज़ीद एक्सटेंड नहीं करना। किस चीज़ को? द डेडलाइन को। अच्छा, किस चीज़ के लिए? फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, इस चीज़ के लिए। फॉर द टैक्स ईयर, कहता है टैक्स ईयर 2020 के लिए। हैज़ कॉट, उसने क्या किया है? उसने कॉट किया है, उसने पकड़ा है मैनी, बहुत सारों को बाय सरप्राइज। तो वो ये बात कर रहा है कि जो पीटीआई गवर्नमेंट का डिसीजन था ना कि एक्सटेंड नहीं करना मज़ीद डेडलाइन को फाइल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स को 2020 के लिए, कहता उसने बहुत सारों को हैरान कर दिया है। अब ये देखो, द पीटीआई गवर्नमेंट्स डिसीजन हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, डिसीजन जो है ना ये असल में हमारा सब्जेक्ट है। और ये सारी ये जो पीटीआई है, ये जो गवर्नमेंट्स डिसीजन है, ये सारे का सारा यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब ये देखो, ये जो कॉट लिखा हुआ है, ठीक है, टेक होना, कैच करना, समवन बाय सरप्राइज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का हैपन होना अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक से किसी चीज़ का होना। तो ये जो पीटीआई गवर्नमेंट का डिसीजन था ना ये हैपन हुआ अनएक्सपेक्टेडली, तो इसलिए यहाँ पे उसने ये सारी की सारी फ्रेज डाली है कि कॉट समवन बाय सरप्राइज, और यहाँ पे समवन की जगह उसने मैनी डाला हुआ है। अच्छा, आज फिर ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये रिवाइज हो जाएगा। देखो, एक होता है फर्दर, एक होता है फार्दर। ठीक है, एक फार्दर जो होता है इसका मतलब होता है मोर डिस्टेंट, मतलब और फासला और दूरी। ठीक है, एक होता है फर्दर, उसका मतलब होता है एडिशनल, मज़ीद। अब इस वाले फर्दर और इस वाले फर्दर को याद कैसे रखना है? इन दोनों को आपने याद ऐसे रखना है कि ये जो फार है ना, ये जो दूरी वाला है, इसके अंदर ए आता है। FAR का मतलब तो वैसे ही डिस्टेंस को शो करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो FAR वाला होगा तो इसका मतलब है मोर डिस्टेंट, मतलब ज़्यादा फासला। और FUTHER वाला जो होगा इसका मतलब है एडिशनल, मज़ीद। ये एग्जाम्पल चेक करो। आई एम टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ। आई कैन टेक फर्दर स्टेप्स, मैं टायर्ड हूँ, मैं थक गया हूँ। ठीक है, मैं मज़ीद फर्दर, मज़ीद एडिशनल स्टेप्स नहीं ले सकता। दूसरे में देखो, आई एम टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ, एंड कैन नॉट वॉक एनी फर्दर, और ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, ज़्यादा मज़ीद फासला नहीं तय कर सकता। अच्छा, एक और चीज़ देख लो। अब यहाँ पे आई एम टायर्ड है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोमा है। ठीक है, और दो क्लॉजेस जो है ना उनको जोड़ा गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे आई एम टायर्ड एंड कैन नॉट वॉक, इन दोनों को कंजंक्शन के ज़रिए जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सब्जेक्ट सेम है। अच्छा, ये वैसे ही मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, असल जो चीज़ याद रखने वाली है वो है फर्दर और फार्दर। अ लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, कहता है बहुत बड़ी तादाद में जो टैक्स पेयर्स थे डिडंट टेक द रिपीटेड वार्निंग्स, उन्होंने नहीं ली। क्या चीज़ को, किस चीज़ को नहीं लिया? रिपीटेड वार्निंग्स, उन वार्निंग्स को जो कि बार बार रिपीट हुई थी। अच्छा, किसने की थी? बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन्होंने की थी। अच्छा, किस तरह से नहीं लिया उन्होंने? सीरियसली,
उसको सीरियस नहीं लिया उनकी वार्निंग्स को। कब? ड्यूरिंग द लास्ट डेज, कहता ड्यूरिंग के दौरान, पिछले कुछ दिनों से। दैट ये कि इट वॉज इन नो मूड, कि ये किसी भी मूड में नहीं थी टू गिव देने के लिए मोर टाइम, मज़ीद टाइम, किसको? फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट के लिए इनकम टैक्स की। कहता अब ये हाइफन लगा के कि इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाला है और उसके बाद वो कह रहा है इस डैश के बाद देयर वर, कहता वहाँ पे 39% फ्यूअर टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड, इतने जो टैक्स रिटर्न्स थे इस साल वो फाइल्ड हुए थे जो कि 39% से भी कम थे। बिफोर, कहता किससे पहले? द एक्सपायरी, एक्सपायरी से पहले। एक्सपायरी किसकी थी? ऑफ द एक्सटेंडेड डेडलाइन ऑन ट्यूसडे, कहता उस डेडलाइन की जो कि एक्सटेंड हुई थी, और कब? मंगल के रोज़। कहता एज़ कम्पेयर टू, अगर इसका मुआवजा किया जाए, द नियरली, कहता लगभग 3 मिलियन रिटर्न्स, 3 मिलियन रिटर्न्स के साथ। अच्छा कौन सी रिटर्न्स? कहता सबमिटेड, जो कि सबमिट हुई थी लास्ट ईयर, पिछले साल। अब ये आप खुद देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस है जो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहला काम, इसके सब्जेक्ट और वर्ब को सेपरेट कर दो, जैसे यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है। अच्छा अब वो कह रहा है कि बहुत सारी तादाद में जो टैक्स पेयर्स थे उन्होंने सीरियस नहीं लिया उन रिपीटेड वार्निंग्स को जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़रिए थी। कहता दैट ये कि कहता अब ये किसी भी मूड में नहीं थी देने के लिए मज़ीद टाइम पेमेंट के लिए इनकम टैक्स की। कहता अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाल के वो ये बात कर रहा है। कहता है वहाँ पे 39% फ्यूअर, बहुत कम टैक्स रिटर्न फाइल हुई हैं इस साल। कहता किससे पहले? एक्सपायरी से पहले। और एक्सपायरी किसकी है? उस डेडलाइन की जो ऑलरेडी एक्सटेंड हुई थी ट्यूसडे को। कहता अगर इसका मुआवजा किया जाए उन रिटर्न से जो कि हैं 3 मिलियन रिटर्न जो कि सबमिट हुई थी लास्ट ईयर, पिछले साल। अच्छा अ लार्ज नंबर ऑफ हमारा सब्जेक्ट है, डिडंट टेक उसकी वर्ब है, फिर इट है, फिर वॉज है। इन नो मूड, इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर यहाँ पे बी लगा हो, ठीक है, इज एम आर वॉज वर्ड लगा हो, ठीक है, उसके बाद लगा हो इन नो मूड फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए नो मूड में होना, या टू डू समथिंग, या किसी चीज़ को करने के लिए मूड में ना होना, तो इसका मतलब है नॉट वॉन्ट टू डू समथिंग, कि आप कुछ करना नहीं चाहते। ऑफन बिकॉज, कहता अक्सर औकात यू आर एंग्री, या तो आप एंग्री होते हो इस वजह से उस काम को करना नहीं चाहते, या कोई और रीज़न होता है कि आपका मूड ही नहीं है उस काम को करने को। जैसे आई वॉज इन नो मूड फॉर चैटिंग, कि अब कोई इंसान है, हो सकता है उसकी फाइट हुई हो, उसको कोई गुस्सा हो, तो उससे पूछा कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे थे उस वक्त, तो उसने कहा आई वॉज इन नो मूड फॉर चैटिंग, कि मेरा कोई मूड नहीं था उस वक्त चैट करने के लिए, बात करने के लिए। तो अब पता चला बी इन नो मूड फॉर समथिंग या बी इन नो मूड टू डू समथिंग, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ को ना करना। अच्छा अब देखो अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ये जो जब हम इंग्लिश को सीखते हैं ना तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। अक्सर लोग जो है ना इस ए को निकाल देंगे या कुछ ना कुछ बना देंगे। तो जब इंग्लिश सीखनी है तो एक प्रॉपर तरीके से सीखें। सारी ज़िंदगी आप अपने साथ गूगल ट्रांसलेटर को लेकर नहीं फिर सकते, ठीक है, आपने जॉब्स करनी है, आपने आगे जाना है, तो आप इन चीज़ों को खुद समझ लो एक दफ़ा। अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। इसके बाद ये जो ऑफ होता है ना, इसके बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आएगा, वो नाउन आएगा जिसको काउंट किया जाएगा। और कौन सा नाउन होगा? वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा वो, ठीक हो गया। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा? काउंटेबल नाउन आएगा। और ये कौन सा काउंटेबल नाउन होगा? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसके बाद नाउन आएगा, स्टूडेंट नाउन है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आया है और यहाँ पे बुक्स आया है। अब इसको पढ़ो, वो कह रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव साइन अप फॉर दिस कोर्स, के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने साइन अप किया, उन्होंने दाखिला लिया इस कोर्स के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द लाइब्रेरी, कहता बहुत बड़ी तादाद में जो बुक्स थी ना उनको चुराया गया इस लाइब्रेरी से, किसी भी लाइब्रेरी से ना बहुत सारी बुक्स जो हैं वो चोरी हो गई।
तो पता चल गया लार्ज नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। इसलिए यहाँ पे टैक्स पेयर्स आया है, टैक्स पेयर नहीं आया। एज कंपेयर टू मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है दो चीज़ों का, ठीक है, इसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं एज कंपेयर टू। इवन यहाँ तक कि वो कह रहा है अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, कहता बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड, कहाँ से, फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस लॉबीज, डिफरेंट बिजनेस लॉबीज से। बिजनेस लॉबीज क्या होती है मैं बताती हूँ। सच एज कहता जैसा कि द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेल्ड कहता है ये नाकाम हो गई, किस चीज़ के लिए, टू मेक द बोर्ड चेंज इट्स माइंड, कि वो नाकाम हो गई चेंज करने में, तब्दील करने में बोर्ड के माइंड को। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, इवन लगाया है क्योंकि इसने अपनी बात पे जोर देना है। तो वो ये बात कर रहा है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड थी ना मुख्तलिफ बिजनेस लॉबीज से, कौन सी लॉबीज, ये उनका नाम भी उसने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये सब की सब नाकाम हो गई चेंज करने के लिए इसके माइंड को। अच्छा, अब ये लॉबिंग क्या होता है, बिजनेस लॉबिंग क्या होता है, कहता है ये कुछ ग्रुप होता है, ठीक है, कुछ ग्रुप होता है बिजनेसमैन का या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो मिलकर गवर्नमेंट के फैसले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करना चाह रही थी, ये उसके माइंड को चेंज करना चाह रही थी पर वो नहीं कर पाई, तो ये वही बिजनेस लॉबीज हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हाउएवर कहता फिर भी द FBR हैज़ डायरेक्टेड, कहता है जो FBR है उसने डायरेक्ट कर दिया है किसको, इट्स फील्ड फॉर्मेशंस, इसकी फील्ड फॉर्मेशन को, किस लिए, टू फैसिलिटेट के इजी बनाए, किसको, डिलिंक्वेंट टैक्स पेयर्स को, उन टैक्स पेयर्स को जो कि डिलिंक्वेंट है, मतलब जो कि अपनी ड्यूटीज़ को सही तरह से अंजाम नहीं दे रहे, हु आर अप्लाइंग जो कि अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, फॉर अ फ्यू एक्स्ट्रा डेज, मज़ीद अगले दिनों के लिए, टू फाइल देयर रिटर्न्स, अपने रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो FBR है उसने तो डायरेक्ट कर दिया अपनी जो भी उसका वो जो उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी फील्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड थे, कि वो इजी बनाए उन टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने जो कि डिलिंक्वेंट हैं, ठीक है, और ये वो टैक्स पेयर्स हैं जो कि अप्लाई फॉर कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा डेज की, ताकि वो फाइल कर सकें अपने रिटर्न्स को। तो ये सब्जेक्ट हो गया हैज़ डायरेक्टेड, उसकी वर्ब हो गई। टू फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना, किसी को हेल्प करना, असिस्ट करना। अच्छा, डिलिंक्वेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेलिंग इन वंस ड्यूटी, ठीक है, आपके ऊपर कोई ड्यूटी है, आपने यह काम करना है लेकिन आपने नहीं किया, तो आपने क्या किया है, आप क्या हो, अब डिलिंक्वेंट हो, आप नाकाम हो अपने फ़राइज़ को अंजाम देने में। अच्छा, अब देखो फिर सब्जेक्ट है ये, उसके बाद वर्ब है। हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु के साथ साथ जैसे हुम भी होता है, जो हु होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। अच्छा, आफ यू, देखो आज मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम के बाद ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं ये रिवाइज हो रहे हैं। देखो एक होता है आफ यू, एक होता है फ्यू, ठीक है, इनके बाद क्या आएगा, इनके बाद आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, दोनों के बाद। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आ गया, डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जिसके साथ तो ए लगा हुआ है ना, तो वो किस चीज़ की पॉजिटिविटी को बताएगा, मतलब किसी चीज़ के होने को बताएगा, किसी चीज़ के मौजूदगी को बताएगा। और जो फ्यू होगा ना वो नेगेटिव होगा, मतलब उस चीज़ की कमी को बताएगा, उस चीज़ के ना होने को बताएगा। जैसे अब देखो आ फ्यू लगा है, मतलब ये पॉजिटिव मीनिंग शो करेगा। पॉजिटिव मीनिंग का मतलब क्या है, उस चीज़ की मौजूदगी को शो करेगा। जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई बच्चा है वो ये बात कह रहा है कि मेरे पास ना बहुत दोस्त हैं, दैट्स वाई आई एम हैप्पी, इस वजह से मैं खुश हूँ। तो ये जो फ्रेंड्स की बात हो रही है ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये ऐड हुई है, 1 2 3 4 10 20 ये ऐड हुई है, इस वजह से वो खुश है, मतलब ये अच्छी खासी मिकदार को बताता है। आई हैव अ फ्यू मैंगोज़, मेरे पास कुछ मैंगोज़ हैं, सो आई कैन मेक सम जैम, तो मैं इसलिए कुछ जैम बना सकता हूँ, कि मतलब इतने मैंगोज़ मेरे पास हैं कि उसका अच्छा खासा जैम बन जाएगा। अब है फ्यू,
देखो ये फ्यू किसके लिए आएगा, नेगेटिव लगाया हुआ है, मतलब जिस चीज़ के साथ लगेगा उसको माइनस करेगा, उसको माइनस करेगा। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास जो है ना फ्यू फ्रेंड्स हैं, चंद इक्का दुक्का फ्रेंड्स हैं, दैट्स वाई आई एम सैड, इस वजह से मैं उदास हूँ। यही रीज़न है कि मैंने ये वाली दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखी हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। उसके बाद उसके पास जो थे ना आप फ्यू फ्रेंड्स थे, ठीक है, आप फ्यू गुड फ्रेंड्स थे, इस वजह से वो खुश था। अब ये जो पर्सन है इसके पास फ्यू फ्रेंड्स हैं, मतलब ये जो फ्रेंड्स हैं ये नेगेटिव हैं, बहुत कम हैं, तो इसका मतलब है ये जो मिकदार है ये माइनस है और इस वजह से वो सैड है। आई हैव फ्यू मैंगोज, मेरे पास फ्यू मैंगोज हैं, सो आई कैन मेक एनी जैम, तो मैं कोई जैम नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो मैंगोज़ की तादाद है वो बहुत ही कम है, वो ना के बराबर है। तो अब समझ आया आ फ्यू क्या होता है, फ्यू क्या होता है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जब वो अपनी असाइनमेंट्स लिखते हैं या अपना कोई टास्क करते हैं, वो आ फ्यू और फ्यू दोनों को ही मिक्स कर देते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब आ फ्यू एक्स्ट्रा डेज का है, मतलब अच्छे खासे एक्स्ट्रा डेज मांगे हैं उन्होंने। दिस इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट सच स्टेप, कहता ये तकरीबन शायद एक फर्स्ट स्टेप होगा, ऐसा स्टेप होगा एवर टेकन जो कभी लिया गया हो बाय द गवर्नमेंट के ज़रिए, टू व्हाट अ सीनियर ऑफिशियल सेड, कहता जो कि एक सीनियर ऑफिशियल सेड उसने कहा, ब्रिंग टैक्स डिसिप्लिन, कि लेकर आओ टैक्स डिसिप्लिन को टू द कंट्री में। तो कह रहा है कि ऐसा, कहता ये प्रोबेबली, कहता तकरीबन शायद ये पहला ऐसा कदम होगा जो कि लिया गया गवर्नमेंट के ज़रिए, कहता जिसको अ सीनियर ऑफिशियल सेड ने कहा कि ब्रिंग करो टैक्स डिसिप्लिन को कंट्री में। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अब कह रहा है बट इज़ दिस स्टेप इनफ टू इंश्योर टैक्स कंप्लाइंस, कहता क्या ये स्टेप काफ़ी होगा पक्का करने के लिए टैक्स कंप्लाइंस को, कि अब जो जितने भी सिटीजन्स हैं वो कंप्लाइज करें कि सिटीजन वो जो भी पॉलिसी टैक्स पॉलिसी हैं उससे। ओनली रिसेंटली, कहता हालिया में ही, हाल की बात कर रहा है, कहता FBR शट डाउन, FBR जो है ना वो शट डाउन कर चुकी है, क्लोज कर चुकी है 3,10,000 केसेस को। केसेस किसके हैं, ऑफ लगा के बता रहा है, नॉन फाइलर्स के हैं। अच्छा कौन से नॉन फाइलर्स हैं, सिलेक्टेड 4 जो कि सिलेक्ट किए गए थे ऑडिट के लिए। अच्छा किस तरह से FBR ने शट डाउन किया, सेंडिंग भेजते हुए द किसको, द पीपल लोगों को, क्या चीज़, अ मैसेज टू द कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल उल्टा। तो अब ये वो बात कर रहा है, ये जो सेंटेंस है इसमें दो काम जो हैं वो एक साथ हो रहे हैं। किस तरह से मैं भी बताती हूँ। कह रहा है FBR ने शट डाउन कर दिया, क्लोज कर दिया इतने केसेस को, और केसेस किसके थे, नॉन फाइलर्स के थे जो कि सिलेक्ट हुए थे ऑडिट के लिए। ठीक है, एक काम जब उसने ये किया था तो इस शटडाउन के साथ साथ वो एक और काम कर रहा था। वो क्या काम हो रहा था, वो हो रहा था भेजने का। किस चीज़ को भेजने का, मैसेज को, और किसको, लोगों को। और जो मैसेज कौन सा था, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी था, बिल्कुल ही उल्टा था। अच्छा अब देखो ये दो काम जो थे ना एक साथ हो रहे हैं। इसी चीज़ को बताने के लिए ना आप वाइल का स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल करते हो। वाइल के ज़रिए भी आप बता सकते हो कि जो दो काम हैं वो एक साथ हो रहे हैं। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा। एंड व्हाट अबाउट द 7.4 मिलियन इंडिविजुअल्स, कहता है इनके बारे में क्या ख्याल है। हु, कहता है जो कि, द गवर्नमेंट कंटेंट्स, कहता है जो गवर्नमेंट क्लेम करती है, डू नॉट पे देयर शेयर, कि वो अपने शेयर को इनकम टैक्स के पे नहीं करते, डिस्पाइट किस चीज़ के, एंजॉय करने के, अ कंफर्टेबल, कहता है एक बहुत ही कंफर्टेबल, एक पुरस्कून, टू लग्जरी लाइफस्टाइल, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो कि बहुत ही, जिसको कहते हैं ये आज़ाइशों से भरा हो। तो कह रहे हैं कि उन लोगों के बारे में 7.4 मिलियन इंडिविजुअल्स के बारे में इसका क्या ख्याल है। कहता जो गवर्नमेंट जिस बारे में क्लेम करती है कि वो पे नहीं करते अपना शेयर इनकम टैक्स का, इस चीज़ के बावजूद को वो इंजॉय करते हैं एक मतलब बहुत ही कंफर्टेबल, एक बहुत ही आलीशान लाइफस्टाइल को। तो अभी इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, हु सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है टू नॉट पे। कंटेंट्स का मतलब है क्लेम करना, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करती है कि कहती है कि ये लोग तो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं फिर भी इसके बावजूद हैं वो अपने टैक्स को पे नहीं करते। फिर आके डिस्पाइट, तो मैंने बताया था इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। और इसके बाद जो होगी वो क्या आएगा, वो आएगा, अगर आपने ING में लिखना है तो वो जिरंट आएगा।
अब देखो ये जेरंट है ना एंजॉइंग, तो इससे अब आप ये क्वेश्चन पूछो एंजॉइंग वर्ड किस चीज़ को एंजॉय करना है, तो वो बताएगा, उससे आपको एक आंसर मिलेगा अ कंफर्टेबल, कहता है एक बहुत आरामदेह लग्जरी लाइफस्टाइल, एक ऐसा स्टाइल लाइफस्टाइल। वाई इज़ इट येट टू लॉन्च, कहता क्यों अभी बाकी है लॉन्च करना, आगाज़ करना। द प्रॉमिस्ड क्रैकडाउन, उस क्रैकडाउन का, उस शिकंजे का जो कि अगेंस्ट है, खिलाफ है, सच पीपल, उन लोगों के, फॉर इवेडिंग, जो कि बच रहे हैं टैक्स पेमेंट से। कहता क्यों, अब फिर इसने एक क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे, कहता है क्यों अभी इस चीज़ का आगाज़ करना, इसको लॉन्च करना बाकी है। किस चीज़ को लॉन्च करने की बात कर रहा है, उस क्रैकडाउन को जो कि प्रॉमिस्ड है और उन लोगों के खिलाफ है जो कि टैक्स पेमेंट से बचते हैं। अब इट हमारा सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है, येट टू का मतलब है अभी ये काम होना बाकी है। क्रैकडाउन इसका मतलब होता है क्लैम डाउन, गेटिंग टफ, बहुत सख्त हो जाना किसी के लिए, सप्रेशन करना मतलब किसी को शिकंजे में लेना। मोर इम्पोर्टेंटली कहता सबसे अहम, व्हाट स्टेप हैज़ इट टेकन, कहता ऐसे कौन से कदम जो हैं वो ले चुका है सो फार अब तक, टू रिफॉर्म, सुधार लाने के लिए, एन अनफेयर, एक अनफेयर इनकम टैक्स रजीम में, दैट रिलाइज, कहता है ये वो सिस्टम है, वो टैक्स रजीम है जो कि डिपेंड करता है विद होल्डिंग के ऊपर और प्रीजम्पटिव रजीम्स के ऊपर। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि सबसे अहम अब तक ऐसे कौन से स्टेप ले आए हो, ऐसे कौन से कदम उठा चुके हो जिसका मकसद क्या है, सुधार लाना एक अनफेयर इनकम टैक्स रजीम में। और ये कौन सी रजीम है, यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि जो कि डिपेंड करती है इन दो रजीम्स के ऊपर, विद होल्डिंग और प्रीजम्पटिव रजीम्स के ऊपर। अच्छा, विद होल्डिंग का वैसे मतलब जो होता है, वैसे मैं मतलब ये बता दूँ, इसका मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को ना विद होल्ड करना, अपने पास रोक कर रखना। और प्रीसम्पटिव का मतलब होता है मफरूज़ा, जिसको कहते नहीं है फर्जी चीज़। लेकिन टैक्स जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, इसका जो बैकग्राउंड है वो टैक्स से रिलेटेड है, तो इन टर्म्स को आप टैक्स से रिलेटेड गूगल करना, इसकी काफ़ी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। अगर आप इसकी डेप्थ में जाना चाहते हो तो इसको आप वहाँ पे स्टडी कर लेना। What actions have been taken, कहता है ऐसे कौन से एक्शंस लिए जा चुके हैं टू रिस्ट्रक्चर करने के लिए FBR को, फ्री करने के लिए इट, इसको, किससे, फ्रॉम अलेज्ड करप्शन, उस करप्शन से जो कि अलेज्ड है, विद इन इट्स रैंक्स, इसके रैंक्स के दौरान, एंड इम्प्रूव करने के लिए इट्स कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी को और परफॉर्मेंस को। तो अब ये बार बार ना इन्हीं चीज़ों को दोहरा रहा है कि ऐसे कौन से कदम उठाए हैं तुमने, ऐसे कौन से एक्शंस लिए हैं जो कि रिस्ट्रक्चर करते हैं पूरे के पूरे FBR को, फ्री करने के लिए, इसको आज़ाद करने के लिए, इसको उस करप्शन से जो कि इसके रैंक्स में है, जो कि हर जगह पे है, और इम्प्रूव करने के लिए इसकी कैपेसिटी को और परफॉर्मेंस को। अब ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन इससे पूछता जा रहा है। द गवर्नमेंट कैन नॉट इंकरेज, कहता है गवर्नमेंट इंकरेज नहीं कर सकती टैक्स कल्चर को जस्ट बाय फोर्सिंग पीपल, कि वो फोर्स करना स्टार्ट कर दे लोगों को, टू फाइल देयर रिटर्न्स ऑन टाइम, कि जी आप अपने जो रिटर्न्स हैं वो फाइल करवाएं ऑन टाइम, मतलब पूरे टाइम पर। तो कहता है इस तरह से नहीं इंकरेज कर सकते, इस तरह से नहीं लेकर आ सकते टैक्स कल्चर को। अच्छा, अब ये देखो बाय लगा के मैंने क्या बताया था, बाय जो होता है वो मेथड को बताता है, ठीक है। इसने पहले क्या बात की, उसने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो इंकरेज नहीं कर सकता टैक्स कल्चर को। अब बाय लगा के उस मेथड को बताया है कि किस मेथड से, कि फोर्स करना, मजबूर करना लोगों को। तो ठीक है, ये बाय प्रपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, फोर्सिंग आया है, ये जेरंट आया है। फोर्सिंग से पूछो आप, फोर्सिंग व्हाट, किस चीज़ को फोर्स करना है, किन को फोर्स करने की बात हो रही है, आपको आंसर मिलेगा पीपल। ओनली अ फेयर एंड इक्विटेबल रजीम, कहता सिर्फ फेयर और इक्विटेबल रजीम, सावी रजीम कैन मोटिवेट कर सकती है लोगों को टू वॉलंटियरली बिकम अ पार्ट ऑफ द टैक्स सिस्टम, कि वो खुशी खुशी से बन जाए पार्ट, हिस्सा किसका, टैक्स सिस्टम का। तो कौन सी चीज़ जो है इनको मोटिवेट कर सकती है, एक ऐसी रजीम, एक ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल मुसावी हो, हर एक को एक लेवल पे ट्रीट करे और बिल्कुल फेयर हो। द गवर्नमेंट शुड बी वर्किंग, कहता है गवर्नमेंट को लाजमी काम करना चाहिए टूवर्ड्स दिस गोल, इस मकसद की तरफ। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की है, इसने पहले क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, इसने सवाल पे सवाल पूछे हैं, उसके बाद उसने यहाँ पे आकर अपना सलूशन भी प्रोवाइड किया है कि किस तरीके से ये वाला काम हो सकता है। लेकिन इसने वाज़िया तौर पे नहीं बताया कि जी मैं अब यहाँ पे सलूशन को बताने जा रहा हूँ, उसने ऐसे नहीं किया। उसका फ़्लो चेक करें किस तरीके से वो इन क्वेश्चन से होकर सीधा सलूशन की तरफ गया है।
तो इन चीज़ों को राइटिंग में ज़रूर ख्याल रखा करें आप इनका। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। ये इस लिहाज से अच्छा था कि जितने भी पहले ग्रामर कॉन्सेप्ट्स है वो सब के सब क्लियर हो गए हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।